महिमा कटारिया और आयुषी मिश्रा जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा पहले रुख कर लेते हैं महिमा का। महिमा, बैठकों का दौर जारी है, इन बैठकों में क्या हो रहा है वो तो आप हमें समय समय पे बता ही रही हैं, लेकिन एक सवाल वही कि सीएम कौन होगा। तमन्ना, बिल्कुल सही कहा आपने। एक बड़ा सवाल हो जाता है कि आखिर अब दिल्ली की कमान किसके हाथ में होगी, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बनेगा। लेकिन सबसे अहम बात हो जाती है कि आज दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव जीतने के बाद महामंत्रियों की बैठक जो है शाम 7:30 बजे बुलाई गई है। हालांकि एक रिव्यू बैठक जो होती है वो इसे देखा जा सकता है कि किस तरीके से आज बीजेपी अध्यक्ष ने एक मीटिंग बुलाई है सभी जनरल सेक्रेटरीज की, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात हो जाती है कि दिल्ली जीतने के बाद ये पहली बैठक है महामंत्रियों की। किस किस को क्या क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो समझाई जाएगी कि अगले 3 महीनों में किस तरीके से क्या कुछ काम है वो करना होगा, क्योंकि कार्य जो होता है वो इस बैठक में डिस्कस किया जाता है कि किस तरीके से क्या करना होगा। लेकिन यहाँ पे तमन्ना, एक और अहम बात आ जाती है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी जब दिल्ली का चुनाव जीत गई है तो अब अगला स्टेप है कि क्या और कौन अध्यक्ष बनेगा, यानी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, उनके साथ किस तरीके से टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, ट्यूनिंग किस तरीके से बैठाई जाएगी, इन तमाम चीजों पे भी, इन तमाम मुद्दों पर भी डिस्कशन होता है। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुना जाता है तो एक जो सीरीज ऑफ इलेक्शंस है, चाहे वो स्टेट के होते हैं, बूथ लेवल के होते हैं, ये सारे इलेक्शंस होने के बाद ही अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी का चुना जाता है। और अब क्योंकि हरियाणा में चुनाव था, महाराष्ट्र में चुनाव था, जम्मू कश्मीर में चुनाव था, अब इन सभी चुनावों के बाद, यानी राजधानी दिल्ली के चुनाव के बाद, आज खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा महामंत्रियों की बैठक ले रहे हैं। लगभग 7:30 बजे का वो समय है जब सभी महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आएंगे और सभी को रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझाई जाएगी और आगे के 3 महीने का काम समझाया जाएगा कि किस तरीके से क्या कुछ काम करना है। साथ ही साथ आपको याद होगा तमन्ना, सदस्यता अभियान जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने चलाया था कि कितने एक पर्टिकुलर नंबर दिया गया था, उसको पार कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। तो उसके आगे क्या कुछ काम हो रहा है, एक रिव्यू मीटिंग भी है, वो भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी महामंत्रियों के साथ लेते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा अहम सवाल, क्योंकि आपने भी लगातार पूछा कि आखिर दिल्ली की कमान जो है वो किसे दी जाएगी, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वापस आ चुके हैं। अब किन किन किस तरीके से जो मीटिंग का दौर है वो चालू होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आलम बाकी के जो बड़े नेता है, दिग्गज नेता है, वो लाजमी सी बात है डिस्कशन करेंगे। जिस तरीके से आपने भी बताया कि 15 नामों की जो सूची है वो तैयार की गई है। अब उन 15 नामों में से 9 ऐसे नाम होंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखे जाएंगे। उन 9 नामों में से मंत्री भी डिसाइड होगा, मुख्यमंत्री भी डिसाइड होगा, स्पीकर भी डिसाइड होगा, और अगर जो कयास लगाया जा रहा है सीटों के अंदर खाने से माने तो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी इस बार मिल सकता है राजधानी दिल्ली में। बिल्कुल तो महिमा, यही सवाल मेरा था। आयुषी, मिलेगा। आपसे जानना चाहूंगी, डेप्यूटी सीएम को लेकर भी एक बड़ा सवाल है कि भाई अगर आपको खुश करना है तो एक डेप्यूटी सीएम भी बना लिया जाए। क्या इस पर कोई खबर मिल रही है कि डेप्यूटी सीएम होगा या फिर नहीं होगा? जी देखिए, अगर दिल्ली विधानसभा की बात कर ले तो 6+1 का जो फॉर्मूला है वो हमेशा से रहा है, जहाँ पे 7 जो चेहरे रहे हैं उसमें एक मुख्यमंत्री और बाकी 6 मंत्रिमंडल। तो ऐसे में जो डिप्टी सीएम का फॉर्मूला है, जैसे कि हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी जब जीत कर आई थी तो अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को डिप्टी सीएम बनाया था, एक दूसरा बड़ा चेहरा वो पार्टी और प्रदेश में माने जा रहे थे। लेकिन अब ऐसे में बीजेपी क्या इसी फॉर्मूले के साथ इस बार सरकार में एक डिप्टी सीएम लेकर आएगी? इस पर सबकी नजरें बनी हुई है। ये भी समझने वाली बात है कि क्या डिप्टी सीएम की जरूरत अभी बीजेपी को या दिल्ली प्रदेश को है या नहीं, क्योंकि डिप्टी सीएम एक ऐसा सवाल है जहां पे अभी मुझे नहीं लगता है कि डिप्टी सीएम की जरूरत अभी नजर आ रही है। लेकिन फिर भी बीजेपी जिस तरीके से इस बार कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने अच्छी खासी मार्जिन के साथ जीत हासिल की है, 27 सालों बाद बीजेपी सरकार में आई है, तो ऐसे में जब मंत्रिमंडल में किन चेहरों को जगह मिलेगी, सीएम चेहरा कौन होगा, इन तमाम बातों पर चर्चा हो रही है लगातार। और ऐसे में आखिरी जो मंथन का जो दौर है वो अब लगा हुआ है, आखिरी चर्चा बाकी है। प्रधानमंत्री विदेश दौरे से वापस आ चुके हैं, उसके बाद जो ये सियासी चर्चा है कि चेहरा कौन होगा, इस पर सबकी नजर टिकी है। लेकिन अगर डिप्टी सीएम कोई बनेगा तो बिल्कुल डिप्टी सीएम अगर बीजेपी लेकर आती है तो समझिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी डिप्टी सीएम के कंधों पर भी रखी जाएगी।
बिल्कुल, एक बार फिर से महिमा का रुख कर लेते हैं। महिमा, क्योंकि बीजेपी, जाहिर सी बात है, मंत्रिमंडल में जो मंत्री होंगे या फिर जो भी सीएम होंगे, आने वाले दिनों में जिन राज्यों में चुनाव है उसके समीकरणों को भी साधने की कोशिश करेगी। या आधार कौन कौन से होने वाले हैं सीएम चुनाव के, कौन कौन से आधार होंगे, कौन कौन से फैक्टर्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे? क्योंकि संगठन तो मजबूत है, मुझे तो नहीं लगता डिप्टी सीएम की ज़रूरत है। तमन्ना, देखिए यहाँ पर अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि लगातार जब हम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं बनाएगी क्योंकि किसी चीज की आवश्यकता है, लेकिन इसलिए भी बनाएगी कि जिन कैंडिडेट्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो उनको क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के तौर पे ली जाएगी या नहीं। अब आपने पूछा कि आने वाले, अगर हम देखते हैं चुनाव जो है, अब चाहे पंजाब को साधने की बात हो जाए या बिहार में चुनाव है उसको साधने की बात हो जाए, तो क्या पूर्वांचली को बनाया जाएगा या सिख चेहरा, जिसकी बात हम लगातार करें, मनजिंदर सिंह सिरसा सिख चेहरा, एक बहुत बड़ा चेहरा है, अब वो विधायक हो गए हैं तो क्या उनको मौका दिया जाएगा। परवेश वर्मा की हम बात करते हैं, लगातार परवेश वर्मा एक ऐसा नाम है जो निकल के सामने आ रहे हैं। अब परवेश वर्मा क्यों अहम हो जाते हैं? क्योंकि सीधी टक्कर उन्होंने अरविंद केजरीवाल से ली थी। या अब सबसे बड़ा और सबसे अलग नाम यहाँ पर निकल के अगर सूत्रों की माने तो आ रहा है वीरेंद्र सचदेवा का। तमन्ना, क्योंकि दिल्ली का इलेक्शन जो है वो वीरेंद्र सचदेवा ने कराया है। हालांकि क्या अध्यक्ष के नाम पर वापस से मंथन कर सकती है आला कमान, ये देखना होगा, क्योंकि जब टिकट की बात आई थी तो काफी पुरजोर कोशिश की थी वीरेंद्र सचदेवा ने भी कि उनको टिकट मिल जाए, लेकिन टिकट जो है वो आला कमान की तरफ से नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा था कि उनको इलेक्शन जो है राजधानी दिल्ली में करवाना है। तो जिस तरीके से लोकसभा का इलेक्शन हुआ, विधानसभा का इलेक्शन हुआ, तो क्या वीरेंद्र सचदेवा को कमान दी जाएगी दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने की, या मनजिंदर सिंह सिरसा होंगे? या अगर हम महिला की बात करते हैं तमन्ना, क्योंकि लगातार हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, चाहे वो संसद के अंदर हो या संसद के बाहर हो, तो क्या एक मैसेज देने के लिए महिलाओं को महिला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या महिला को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना देंगे? दोनों ही सवाल खड़े हो जाते हैं। तो अभी कुछ देर का इंतजार रहेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बाकी के नेता जो है वो मुलाकात करेंगे। जो 15 नाम है उनमें से 9 नामों की सूची जो है वो प्रधानमंत्री के समक्ष रखी जाएगी और उन्हीं 9 नामों में से तमन्ना एक नाम डिसाइड होगा जिसको दिल्ली की कमान दी जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जितने वादे किए हैं, जो सारे वादे किए हैं, चाहे वो यमुना में रिवर फ्रंट बनाने का हो या झुग्गी में घर देने का हो, क्योंकि मोदी की गारंटी की गारंटी है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। तो अब देखना होगा इस कड़ी को कौन जोड़ेगा, कौन सा ऐसा चेहरा रहेगा। क्या बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव को साधती है भारतीय जनता पार्टी, या कोई ऐसा लो प्रोफाइल, क्योंकि हम सभी ने देखा जिस तरीके से हरियाणा का चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ या राजस्थान में चुनाव हुआ, तो लो प्रोफाइल कैंडिडेट जो है वो निकल के सामने आया था। आमतौर पर लोगों को उसकी उम्मीद नहीं थी। तो क्या जब बात आती है राजधानी दिल्ली की तो इन्हीं एमएलए में से तो बनेगा, लेकिन क्या एक ऐसा लो प्रोफाइल होगा? क्योंकि परवेश वर्मा की अगर हम बात करते हैं तो परवेश वर्मा सांसद रहे हैं, उनका सांसद की का जो टिकट था वो कट चुका था, लेकिन महिमा प्रवेश कटा, माफ कीजिएगा महिमा, प्रवेश वर्मा की हम बात करें, प्रवेश वर्मा एक जाइंट किलर के तौर पर तो सामने आई है, लेकिन प्रवेश वर्मा के साथ एक ये भी प्लस पॉइंट है कि जाट, क्योंकि अगर बात करें हम जाटों की तो एक खासी नाराजगी रही है बीजेपी के सामने जाटों की। तो जाटों को साधने के लिए देखिए प्रवेश वर्मा के जरिए राजस्थान की बात कर लीजिए, आप हरियाणा की बात कर लीजिए, तमाम इन राज्यों को साधा जा सकता है, हरियाणा, राजस्थान और फिर उत्तर प्रदेश को साधा जा सकता है जाट फैक्टर के जरिए। ऐसे में आयुषी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या प्रवेश वर्मा का नाम जो शुरुआत से सामने आ रहा है, एक ये फैक्टर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? हालांकि किस नाम पर मुहर लगेगी ये अभी तय नहीं हुआ है, हो सकता है कोई छिपा रुस्तम ही निकले, जैसे महिमा कह रही हैं कि लो प्रोफाइल भी हो सकता है। जी बिल्कुल, अगर हम पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी की स्ट्रैटेजी देखें कि जिस तरीके से बीजेपी पहले चुनाव जीतती है, फिर चेहरा रिवील करती है, और चेहरा भी एक ऐसा जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की हो, और ये हमने मध्य प्रदेश में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, राजस्थान में देखा। अब अगर दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली में लो प्रोफाइल चेहरा बीजेपी अगर लाती है तो सामने अरविंद केजरीवाल है, तो बीजेपी ये भी इस चीज़ का भी ध्यान रखेगी कि सामने जो विपक्ष में एक चेहरा है वो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है, और भले 22 विधायक हो पार्टी के पास, लेकिन पार्टी हर छोटी मुद्दे पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने साफ कह दिया है कि वो विपक्ष की भूमिका बेहतरीन निभाने जाएगी और वो हर अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएगी। तो ऐसे में बीजेपी इस स्ट्रैटेजी के तहत ये एक ऐसा चेहरा लेकर आएगी जो ना सिर्फ लो प्रोफाइल हो, बल्कि एक ऐसा चेहरा हो जो अरविंद केजरीवाल के हर सवाल के सामने डटकर जवाब देने के लिए खड़ा रहे। अगर प्रवेश वर्मा की बात कर ले तो प्रवेश वर्मा वो चेहरा है जो जिनके पास एक लेगेसी
डीएसी रही है, इसके अलावा वो सांसद भी रहे हैं और सीधे अरविंद केजरीवाल के सामने वो मैदान में उतर के अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हराया है। तो इसी की वजह से एक बड़ा फैक्टर प्रवेश वर्मा के पास एक पॉजिटिव फैक्टर है कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को हराया, तो इसलिए सीधे सीधे वो मुख्यमंत्री के दावेदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी जिस स्ट्रैटेजी के साथ अपना मुख्यमंत्री चेहरा पिछले कुछ चुनावों में लेकर आई है, वो हमेशा से कई दूसरे राज्यों को भी दिमाग में रखी है, कई आगामी चुनाव को भी ध्यान में रखा गया है। और ऐसे में अगर बात कर ले कि आगामी विधानसभा चुनाव जो बिहार में होने वाला है, बिहार स्टेट भी देखा जाए तो बीजेपी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। भले बीजेपी ने ये कहा है कि नीतीश कुमार चेहरा होंगे, लेकिन फिर भी बीजेपी के लिए बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाना बेहद ज़रूरी हो गया है। और ऐसे में अगर पूर्वांचल चेहरे की बात कर ले तो देखिए 48 विधायक हैं। प्रवेश वर्मा बिल्कुल एक जाट चेहरा है और अगर वो बनते हैं तो हरियाणा, यूपी, राजस्थान, ऐसे कई राज्यों में एक बड़ा इंपैक्ट जाएगा, जाटों के बीच में एक बड़ा मैसेज जाएगा। लेकिन अगर बात कर ले पूर्वांचल चेहरे की तो अभी 48 विधायकों की बात कर ले तो एक भी ऐसे विधायक की कोई ऐसी तस्वीर नहीं है जो बड़े मार्जिन से बड़े लेवल पे यूपी बिहार तक एक संदेश दे पाए, जिनका एक फैन फॉलोइंग उन राज्यों में भी हो जहां पे वो वहां पे भी वो बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हो। तो ऐसे में बीजेपी सिर्फ ये नहीं देखेगी कि आखिर वो पूर्वांचली चेहरा है या जाट है या पंजाबी है। बीजेपी और भी कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो सीएम चेहरा है वो लेकर आई, क्योंकि ये बड़ा सवाल है। लगातार बीजेपी पर जो विपक्षी पार्टियां हैं या यूं कह ले उस समय जो सरकार में आम आदमी पार्टी रही थी, उसने हमेशा ये सवाल किया है कि जीत भी जाएंगे तो क्या होगा, चेहरा नहीं है इनके पास, चेहरा कहां से लेकर आएंगे। तो बिल्कुल ये जो चेहरा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, कल तक ये सवाल था। अब तो सरकार बन रही है, मुख्यमंत्री का चेहरा कुछ ही मुझे लगता है कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में रिवील हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि बीजेपी आखिर किसको बना रही है। लेकिन ये भी है कि जो 48 विधायक हैं उनमें से ही कोई चेहरा होगा। जहां तक जो मेरे सूत्र बता रहे हैं उनसे यही खबर मिली है कि 48 विधायकों में से ही जो कोई चेहरा है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो दावेदार है वो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है दावेदार, और इस पर अपडेट भी हम लेते रहेंगे। महिमा, बीजेपी की एक बड़ी स्ट्रैटेजी रही है, बीजेपी फ्यूचर को देख के, हालांकि हर पार्टी देखती है लेकिन फ्यूचर को देख के वो ज़्यादा काम करती है कि आगे की रणनीति क्या होगी। ऐसे में माना जाए कि आने वाले 20 साल को देखकर एक नई लीडरशिप तैयार की जाएगी। नया अगर कोई होगा तो जाहिर सी बात उसके बाद अनुभव कम होगा, लेकिन हमने देखा है कई ऐसे चेहरे जिनकी 5 साल में काया पलट हुई है। तमन्ना, देखिए बिल्कुल अगर हम बात करें यहाँ पे राजधानी दिल्ली की तो इस समय सोच विचार की बात इसलिए आ जाती है क्योंकि 27 साल का सूखा भारतीय जनता पार्टी का खत्म हुआ है। यानी 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता की शिखर पर काबिज हुई है भारतीय जनता पार्टी। तो अब लाजमी सी बात है कि किसी ना किसी चेहरे को अब सोचना और समझने की बात यह भी है, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, क्योंकि केंद्र में किसकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। और जो वादे किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसको पूरा करने के लिए कौन उसको अच्छी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाएगा, ये भी अपने में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि किस तरीके से केंद्र को और स्टेट को दोनों की ही पॉलिसीज को आपस में साथ में लेके समीकरण बना के चलना है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो किसका नाम सामने आएगा, महिला का होगा, युवा का होगा, जिस तरीके से आपने बताया, या फिर परवेश वर्मा, क्योंकि हम लगातार परवेश वर्मा की बात कर रहे हैं। लेकिन जाट फैक्टर क्या इस बार चल पाएगा, क्योंकि हरियाणा का इलेक्शन हो चुका है, राजस्थान में इलेक्शन हो चुका है। अब अगर हम बात करें पंजाब की तो क्या पंजाब, क्योंकि पंजाब को साधने के लिए सिख चेहरा भी हो सकता है और पंजाबी नाम अगर हम देखें तो आशीष सूद। अब सबसे मुख्य बात यहाँ पर तमन्ना हो जाती है संघ का फैक्टर कि आखिर संघ से नाम का अप्रूवल जो है वो भारतीय जनता पार्टी जरूर करवाएगी, क्योंकि सभी लोग चाहे वो संघ के हो या भारतीय जनता पार्टी के हो, आपस में एक डिस्कशन जो है, एक स्ट्रैटेजी जो है वो बनती है कि दोनों की सहमति, क्योंकि आशीष सूद की अगर हम बात करते हैं तो संघ में अच्छी पकड़ मानी जाती है आशीष सूद की, और अगर परवेश वर्मा की हम वही बात करते हैं तो संघ में इतनी अच्छी पकड़ परवेश वर्मा की देखी नहीं गई है, लेकिन आशीष सूद की वही संघ में अच्छी पकड़ है। तो किसके नाम पर दोनों लोग अग्री करते हैं ये देखना दिलचस्प हो जाएगा। हालांकि आज महामंत्रियों की बैठक भी है 7:30 बजे के लगभग भारतीय जनता पार्टी की, उसमें भी कुछ ऐसी चीजें डिस्कस होंगी, कुछ ऐसी तमाम चीजें डिस्कस होंगी, क्योंकि आपको याद दिला दें कि जब वीरेंद्र सचदेवा ने एक बैठक ली थी जिस दिन गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने बैठक
बैठक ली थी, उसी जी। दिन वीरेंद्र सचदेवा ने एक बैठक ली थी। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी के अकॉर्डिंग बैठक हुई थी कि किसने आखिर क्या क्या जीता है, किसने आखिर क्या क्या तमाम बातें जो है वो की है, या लगातार कौन सा एमएलए है जो जीतता नजर आ रहा है। सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया गया था, सभी चीजों को डिस्कस किया गया था, और उसी के बिल्कुल बाद एक प्लान्ड जो वे 15 में नामों और की सूची आगे की है, वो रणनीति decide के की गई थी। मद्देनजर ये तमाम फैसले लिए जाएंगे। आयुषी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, छोटा सा रिएक्शन चाहूंगी। ये तो तय है, देखिए सीएम कोई भी होगा, ये इवेंट बहुत बड़ा होने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने, सीएम कोई भी हो, लेकिन बीजेपी दिल्ली में जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, जब दिल्ली को उसका मुख्यमंत्री मिलेगा, बीजेपी को वो चेहरा मिलेगा, तब जो इवेंट होगा वो बहुत बड़ा होगा। चाहे वो बीजेपी शासित सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री आए, तमाम केंद्रीय मंत्री हो, या फिर आपको बता दें तमाम सांसद हो, वो सब वहाँ मौजूद होंगे। यहाँ तक कि कई ऐसे गेस्ट भी बुलाए जा सकते हैं, क्योंकि 27 सालों बाद बीजेपी को देश की राजधानी दिल्ली में जीत मिली है। ये जीत कोई आम जीत नहीं है, बेहद बहुत बड़ी जीत है। और इस जीत को किस तरीके से बीजेपी बिल्कुल बहुत मैसेज बड़ी की तरह जीत भी है, और अब जीत का सेहरा आने वाले समय किसे में पहनाया जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आयुषी, आपका भी धन्यवाद। महिमा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।